खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या। जय माता दी बच्चों, बीकॉम सेकेंड ईयर की सेकेंड यूनिट कॉस्ट शीट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो कॉस्ट शीट है ये होती क्या है, हम बनाते क्यों हैं और कैसे बनाते हैं। अगर कॉस्ट शीट के बारे में आपको जानकारी, छोटी छोटी बातों के बारे में जानकारी हो गई तो आप इसके बड़े से बड़ा सवाल भी आसानी से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब सवाल हल कर रहे हैं उसके पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ये कॉस्ट शीट होती क्या है, इसको बनाते कैसे हैं, इसको बनाते समय क्या क्या बातें ध्यान रखना चाहिए। तो बेटा प्रत्येक कारखाने का मालिक प्रोडक्शन करते समय यह जानना चाहता है कि उसके द्वारा जितनी भी वस्तुएं बनाई जा रही हैं उनकी टोटल कास्ट कितनी है और पर यूनिट कास्ट कितनी है। यह जानने के लिए उसके द्वारा जो एक स्टेटमेंट बनाया जाता है उसे ही कास्ट शीट कहा जाता है। मतलब एवरी ऑनर ऑफ द फैक्ट्री और प्रोड्यूसर जो वस्तु बना रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, wants to know that how much total cost of his production and how much per unit cost of his production. To know this, the statement is made by him is called cost sheet. Cost sheet हमेशा एक सर्टेन प्रोफार्मा में बनाई जाती है। वो प्रोफार्मा आप हमेशा याद रखना, आपको मजा आ जाएगा। कॉस्ट शीट का प्रोफार्मा इस प्रकार है। कॉस्ट शीट सबसे पहले बेटा हम लिखेंगे कि हमने यूनिट्स बनाई कितनी है। कॉस्ट शीट में क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये कि हमने यूनिट्स बनाई कितनी है। मान लो मैं एक सिंपल आपको उदाहरण देता हूं कि सपोज मैं एक फैक्ट्री का मालिक हूं या आप एक फैक्ट्री के मालिक हैं, आप 1000 पंखे बनाते हैं। तो 1000 पंखे बनाने की टोटल कास्ट कितनी आ रही है और एक पंखे की पर यूनिट कास्ट कितनी आ रही है, और उसमें एक पंखे में मटेरियल कितना लग रहा है, लेबर कितना लग रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड कितना लग रहा है, ऑफिस ओवरहेड कितना लग रहा है, सेलिंग ओवरहेड कितना लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना लग रहा है। हर पॉइंट, हर मद, हर आइटम का अलग अलग इंफॉर्मेशन अपने को कॉस्ट शीट की मदद से पता चल जाता है। तो देखो बेटा कॉस्ट शीट का प्रोफार्मा क्या है। कॉस्ट शीट इसमें एक तो पूरा डिटेल का पर्टिकुलर सा कॉलम होता है, एक कॉलम हो जाएगा पर यूनिट का, एक कॉलम हो जाएगा टोटल का। अभी मैं कॉस्ट शीट का बेसिक प्रोफार्मा बता रहा हूं, फिर इसका अपन धीरे धीरे ऑपरेशन करेंगे कि जैसे मटेरियल यूज्ड कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आता है। तो अभी अपन पहले बेसिक समझेंगे क्योंकि बेस क्या है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कॉस्ट शीट का प्रोफार्मा बनाइए, तो आप ये प्रोफार्मा बना के आ जाना है। तो देखो बेटा सबसे पहले अपन इसमें लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड या डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड कितना हुआ है 1000 यूनिट्स बनाने में। डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड या कंज्यूम्ड दोनों का मतलब एक ही है, प्रयोग किया गया या उपयोग किया गया। इसमें डायरेक्ट लेबर जोड़ेंगे, डायरेक्ट ओवरहेड्स जोड़ेंगे, तीनों का जो टोटल आएगा दैट विल बी प्राइम कॉस्ट। हिंदी में अपन इसको मूल लागत कहेंगे। प्रत्यक्ष सामग्री प्रयोग की गई, प्रत्यक्ष श्रम और प्रत्यक्ष व्यय, डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट ओवरहेड, तीनों जोड़ेंगे तो आ जाएगा प्राइम कॉस्ट, मूल लागत। अब इससे आगे अपनी गाड़ी चलेगी। देखो जितने भी डायरेक्ट हैं वो सब प्राइम कॉस्ट निकालने में काम आ रहे हैं। तो अगर इनडायरेक्ट लेबर हुआ, इनडायरेक्ट मटेरियल हुआ, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ, तो ये कहाँ जाएंगे, इधर प्राइम कास्ट के नीचे फैक्ट्री कास्ट निकालने में। तो अभी अपन इसके बेसिक समझ रहे हैं इसलिए अभी उसको ज्यादा नहीं करने की जरूरत है। तो प्राइम कास्ट में हम जोड़ेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स का एक नाम और है वर्क्स ओवरहेड। तो आ जाएगी वर्क्स कास्ट। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड तीनों जोड़ा, प्राइम कास्ट आ गई। प्राइम कास्ट में फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ा तो वर्क्स कास्ट आ गई। अब इसमें
ऑफिस के खर्चे जोड़ दो, ऑफिस ओवरहेड्स, तो आ जाएगी ऑफिस कॉस्ट, जिसका एक और नाम है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें फिर हम जोड़ देंगे सेलिंग ओवरहेड और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो आ जाएगी बेटा आपकी टोटल कास्ट। टोटल कास्ट मतलब इतनी वस्तुएं बनाने वाली इतनी टोटल कास्ट आ गई। इसमें प्रॉफिट जोड़ देंगे तो आ जाएगी सेल प्राइस। बस ये हमारी कास्ट शीट खत्म। फिर सुनो बेटा, डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड्स, तीनों जोड़ेंगे तो प्राइम कास्ट आ जाएगी। फिर वर्क्स ओवरहेड जोड़ेंगे तो वर्क्स कास्ट आ जाएगी। ऑफिस ओवरहेड जोड़ेंगे तो ऑफिस कास्ट आ जाएगी या कास्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। फिर उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ देंगे तो टोटल कास्ट आ जाएगी। और सेल्स में से टोटल कास्ट को घटा देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूं, मान लो आपका मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ 10,000 का, ये 20,000 का है, ये 5,000 का है, टोटल कितने हो गए 35,000। ये मान लो 15,000 है तो ये हो गए आपके 50,000। ये मान लो 10,000 का है तो ये आपके हो गए 60,000। ये 3,000 है, ये 6,000 है तो ये आपके टोटल हो गए 69,000। ये मान लो लिख दिए 11,000 है तो ये आपके हो गए 80,000। अब पर यूनिट कैसे निकालेंगे? बस कुछ मत करो, 1,000 का सब में भाग लगा दो तो ये पर यूनिट इसकी कैलकुलेशन आ जाएगा। 1,000 का भाग लगा क्या होगा, 3 जीरो हट जाएंगे सबके, तो ये 10 आएगा, ये 20 आएगा, ये 5 आएगा तो ये 35 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा तो ये 50 हो जाएगा, 10 है तो ये 60, 3, 6, 69, 11, 80। ये कास्ट शीट बन गई। पर बेटा इसका मतलब ये हुआ कि कास्ट शीट बनाकर हम प्रॉफिट भी ज्ञात कर सकते हैं, टोटल कास्ट भी ज्ञात कर सकते हैं, सेल्स प्राइस भी ज्ञात कर सकते हैं, टोटल अमाउंट में भी ज्ञात कर सकते हैं और पर यूनिट में भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन उसी दशा में जब जितनी वस्तुएं हमने बनाई है वो सारी की सारी सेल हो जाती है। अगर सारी वस्तुएं सेल नहीं हुई है, कुछ वस्तुओं का क्लोजिंग स्टॉक बच गया है, तो हम कास्ट शीट की मदद से प्रॉफिट ज्ञात नहीं कर सकते हैं। हमें प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए एक अलग से स्टेटमेंट बनाना पड़ता है जिसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। अभी स्टेटमेंट प्रॉफिट कैसे बनता है? तो फिर क्या हम कास्ट शीट नहीं बनाएंगे? नहीं, कास्ट शीट तो बनाना पड़ेगी, क्योंकि आप वस्तुएं नहीं बनाओगे तो बेचोगे क्या? तो वस्तुएं तो बनाना पड़ेगी, लेकिन ये यहां तक अपने को ऑफिस कास्ट तक बनाना है कास्ट शीट। कौन सी कंडीशन में? जब जितनी यूनिट्स अपन ने प्रोड्यूस किए अगर वो सारी की सारी सेल हो गई तब तो आपको कास्ट शीट से प्रॉफिट निकाल लेना है। लेकिन अगर जितनी यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए हैं वो सारी की सारी सेल नहीं होती है तो कास्ट शीट बनती है, लेकिन कहां तक बनेगी? यहां तक, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन तक। प्रॉफिट ज्ञात करने के फिर आपको अलग से एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम रहेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। तो मान लो अपन ने 1,000 वस्तुएं बनाई और 800 बिक गई हैं, इसका मतलब आपके पास कितने क्लोजिंग स्टॉक बचा है? 200 यूनिट्स का बचा है। तो आप क्या करेंगे? प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए एक अलग से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाना है, फिर कास्ट शीट यहीं तक ही बनाना है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट कैसे बनाएंगे वो भी देख लो आप, यही बना देता हूं मैं। कास्ट शीट भी यहीं तक बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अलग से बनेगा, इधर बना देता हूं मैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट यह बनता है यूनिट्स सोल्ड के आधार पर, क्योंकि भैया फायदा तो प्रॉफिट तो उतनी ही वस्तुओं का होगा जितने अपन ने बेची है, जो अभी हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक के रूप में रखी हुई है। अभी उसको तो उसका प्रॉफिट तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो तो जब बिकेगी तब पता चलेगा कि ज्यादा में बिकी है, कम में बिकी है। अगर पड़ी पड़ी खराब हो गई तो हो सकता है प्रॉफिट नहीं हो, लॉस भी हो जाए बची हुई क्लोजिंग स्टॉक पर। तो अपने ध्यान रखिए, यूनिट सोल्ड मान लो 800 है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनेगा 800 यूनिट्स पर। कैसे बनाना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट वो भी देख लो। इसमें जो कॉलम बनेगा वो पर यूनिट का मत बनाना, वो आप यूनिट्स का बना लेना और एक अमाउंट टोटल का हो जाएगा, टोटल अमाउंट। एक यूनिट्स का बन गया, एक टोटल अमाउंट का बन गया। ये तो आपका डिटेल इंफॉर्मेशन का हो गया जिसको अपन पर्टिकुलर्स कह सकते हैं। कैसे बनाना है इसमें हम ध्यान रखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे
ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अब आप बोलेंगे फिनिश गुड्स क्या होता है, अभी सब चीज समझाऊंगा मैं। इसमें दो चीज जोड़ेंगे, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, जितनी वस्तुएं बनाई है वो, और परचेस ऑफ फिनिश गुड्स। इसके जोड़ में से, इन तीनों के जोड़ में से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स घटा देंगे। जो बचेगा दैट विल बी कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब इस कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या करेंगे, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ेंगे। जो आएगी दैट विल बी द टोटल कास्ट। फिर इसमें प्रॉफिट जोड़ेंगे, आ जाएगी सेल्स प्राइस। आप बोले सर कैसे, देखो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट कैसे बनाते हैं। देखिए ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स माना है ही नहीं, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन संपूर्ण माल का लेंगे। 1000 यूनिट्स बनाई अपन ने, एक वस्तु कितने में बनी है, 60 रुपए में, तो यहां कितना हो जाएगा 60,000। अब एक बात बताओ, हमने 1000 बनाई है और 800 बिकी है, तो बताओ क्लोजिंग स्टॉक है कि नहीं है? चलो अपन ने परचेज भी नहीं किया, कितने क्लोजिंग स्टॉक है 200 का। एक वस्तु कितने की है 60 रुपए की, तो 200 कितने की जाएगी 12,000 रुपए की। 6 दूनी 12, 60 इंटू 200, ये 800 हो गए और ये हो गए भैया अपने 48,000। अब यहां सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ेंगे, क्योंकि सेलिंग का खर्चा उतनी इकाइयों पर होता है जितनी इकाई अपन बेचते हैं। मान लो विज्ञापन वगैरह अपन ने 2400, 8 दूनी 1600, ये आ गए अपनी टोटल कास्ट। अब अपने को प्रॉफिट निकालना है। मान लो ये जो अपन ने वस्तुएं बेची है 800, ये अपन ने बेच दी 80 रुपए के भाव से। 800 वस्तु क्या भाव से बेच दी, 80 के भाव से। तो बताओ कितने मिलेंगे 64,000। बताओ प्रॉफिट कितना आया, डिफरेंस निकाल लो। बनाने में 52,000 लगे हैं और बेची है अपन ने 64,000 में। बताओ बेटा डिफरेंस क्या होगा, 4 में से 2 गए 2, 6 में से 5 12,000 का फायदा हो गया। अब आप समझ जाओ, कॉस्ट शीट से प्रॉफिट अगर निकल जाता है कब, जब जितनी वस्तुएं बनाई वो सारी की सारी सेल हो जाती है, तो हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जितनी वस्तुएं बनाई है वो अगर सारी की सारी सेल नहीं हुई है, कुछ वस्तुओं का क्लोजिंग स्टॉक बच गया है, तो हमें कॉस्ट शीट बनाना है। लेकिन कहां तक बनाना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक बनाना है। प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए अलग से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाएंगे। अब बेटा एक बात और सुनो, ये जो सबसे पहले जो मेन ये वाली चीज है डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड या डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, ये आता कैसे है। कई बार तो स्पष्ट दिया होता है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड इतने रुपए है या जो भी अमाउंट है वो है, परंतु कभी कभी डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड हमें निकालना पड़ता है। कब निकालना पड़ता है, जब इसके पार्ट्स दिए गए हों। इसके पार्ट्स, आप बोले पार्ट्स क्या मतलब हुआ, देखो बेटा कभी डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड नहीं दिया हुआ हो, इसकी जगह अपने को दिया गया ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, कैरीज ऑन रॉ मटेरियल, मटेरियल वेस्टेज हुआ, डिफेक्टिव मटेरियल रिटर्न कर दिया। तो ये जो मटेरियल से संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशन है, इनका हम एक घोल बना के जूस निकालेंगे, वो जूस कहलाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। कि भैया 1000 वस्तुएं बनाने में वाकई में हमारा मटेरियल लगा कितना है, तो सर ये अगर स्पष्ट नहीं दिया गया हो तो हमें डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड पहले अलग से निकालना पड़ेगा। या हम इसी कॉस्ट शीट के अंदर ही निकाल देते हैं। जैसे कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया कि कॉस्ट शीट नहीं बनाना है, ये पूछ लिया कि डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड निकालिए, तो देखो कैसे निकालेंगे, पहले स्क्रीनशॉट दोनों उतार लीजिए, फिर मैं आपको इसका ऑपरेशन करके बताता हूं कि भैया फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आता है। जैसे यहाँ पे लिखा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, तो इसके अलावा और किसका स्टॉक हो सकता है। देखो स्टॉक है ना 3 चीजों का हो सकता है।
रॉ मटेरियल का भी हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस का भी हो सकता है, और फिनिश गुड्स का भी हो सकता है। जो ओपनिंग स्टॉक, और एक और क्या बोला मैंने, क्लोजिंग स्टॉक। ये 3 चीजों का हो सकता है। आप बोले कौन कौन सी? एक हो सकता है रॉ मटेरियल का, एक हो सकता है वर्क इन प्रोग्रेस का, एक हो सकता है फिनिश गुड्स का। आप बोले सर ये होता क्या है? देखो ये मैंने फिनिश गुड्स लिखा है। अगर सवाल में इनका भी रॉ मटेरियल का भी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक होता है, वर्क इन प्रोग्रेस का भी होता है, तो हम इसको यहाँ कास्ट शीट के अंदर या कहाँ इसको फिट करते हैं? तो देखो मैं एक उदाहरण आपको समझाता हूं। जैसे आपकी कपड़े की फैक्ट्री है, कपड़ा बनाकर आप बेचते हैं, तो कपड़ा जो है धागे से बनता है, धागा रुई काटन से बनता है। तो काटन जो है उसके लिए रॉ मटेरियल हो गया, धागा उसके लिए हो गया वर्क इन प्रोग्रेस, और कपड़ा जो बन के तैयार हो गया फिनिश गुड्स। तो एक फैक्ट्री में काटन का भी ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है, धागे का भी ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है, और कपड़े का भी ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है। तो जो रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है वो मटेरियल कंज्यूम निकालने में काम आ जाएगा, क्योंकि इसका संबंध मटेरियल कंज्यूम से होता है। जो वर्क इन प्रोग्रेस होता है वो फैक्ट्री में होता है, मशीनों के जो बनती है, कपास से धागा बनता है वो मशीनों के अंदर बनता है। तो वर्क इन प्रोग्रेस से संबंध कैसे होता है? फैक्ट्री से संबंधित है। तो इसका प्रयोग अपन फैक्ट्री कास्ट निकालने में कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा काम में। रॉ मटेरियल का प्रयोग मटेरियल कंज्यूम्ड में आ जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस का प्रयोग अपन वर्क कास्ट निकालने में कर लेंगे, और फिनिश गुड्स का प्रयोग अपन कहाँ कर लेंगे? कास्ट ऑफ सेल्स निकालने में। मतलब इसके पहले वर्क इन प्रोग्रेस का प्रयोग इसके पहले, कास्ट शीट के पहले, और रॉ मटेरियल का प्रयोग अपन प्राइम कास्ट के पहले, यानी मटेरियल कंज्यूम्ड में कर लेंगे। और उदाहरण देता हूं मैं आपको। जैसे मान लो आपको मिठाई की दुकान है, तो अब क्या होता है, मिठाई डायरेक्ट तो बनती नहीं है। सबसे पहले दूध से क्या बनेगा? मावा, और मावे से क्या बनेगी? मिठाई। तो जो मिठाई के व्यापारी के लिए जो दूध है वो रॉ मटेरियल कहलाएगा, जो मावा है वो वर्क इन प्रोग्रेस कहलाएगा, और जो मिठाई है वो फिनिश गुड्स कहलाएगी। तो मैं आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का अलग से निकाल के समझा देता हूं, और ये तीनों का इसमें कैसे अपन इसको प्रयोग करेंगे वो भी मैं आपको समझा देता हूं। इसके अलावा कास्ट शीट में क्या क्या पॉइंट्स आपको इनके अलावा आ सकते हैं जो आपको कंफ्यूजन कर सकते हैं। आप पेपर में मान लो आ गया कि फॉरमैन सैलरी आ गई है, इनडायरेक्ट लेबर आ गया है, तो ये आपने डायरेक्ट लेबर तो समझ गए यहाँ आ जाएगा, लेकिन इनडायरेक्ट लेबर क्या आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा, तो समझ जाना यहाँ आना चाहिए। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ आ जाएगा? तो वो वर्क इन प्रोग्रेस अगर आ गया है तो कहाँ जाएगा? तो ये सब चीज़ें आपको पहले से पता होना चाहिए। डिफेक्टिव मटेरियल रिटर्न किया तो ये कहाँ जाएगा? तो भैया ये चीज़ें आपको कंफ्यूजन कर सकती है, इसलिए पहले इनको आपको बेसिक मैंने बता दिया। अब मैं आपको इनका ऑपरेशन करके बताता हूँ कि भैया अगर ये चीज़ें आती है तो कहाँ कहाँ आएगी। पहले आप इसको देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा मटेरियल कंज्यूम की, क्योंकि अगर मटेरियल कंज्यूम निकालना आप सीख गए तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। मटेरियल कंज्यूम निकालना आप सीख गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो बेटा, कॉस्ट शीट के अंदर सबसे पहले लिखेंगे यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। जितनी वस्तुएं आप बना रहे, मान लो 1000 वस्तुएं बने, 1000 वस्तुएं लिख दी। एक कॉलम का आएगा होता है पर यूनिट का। यहां समझना बेटा, इसी में सब समझा दूंगा मैं आपको। 10-15 सवाल तो आप आसानी से कर लेंगे कास्ट शीट, और ये समझा दूंगा तुम्हें, और सारे सवाल ही आप कर लेंगे, क्योंकि इसका बेसिक जो रूल है वो आपको याद होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं अटैक कर रहा हूं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पे। तो भैया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आता कैसे है? अगर वो क्लियरली नहीं दिया गया है तो हम उसको निकालेंगे कैसे? तो देखो बेटा, सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उसमें जितना भी मटेरियल आया है वो अपन जोड़ लेंगे, और जितना मटेरियल कम हो गया है वो घटा देंगे, तो आ जाएगा मटेरियल यूज्ड फॉर प्रोडक्शन। देखो कैसे, इतना मटेरियल पहले से पड़ा हुआ था, इतना बाजार से अपन ने और खरीद लिया, कुछ भी अमाउंट लिख दिया, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल।
बाजार से खरीदने में हमारा कैरिज लग गया, भाड़ा लग गया, भाड़ा भी जोड़ दो, कैरिज ऑफ रॉ मटेरियल। अब कम कैसे हो सकता है? कुछ जो हमने माल खरीदा है वो डिफेक्टिव आ गया, खराब आ गया, तो हमने रिटर्न कर दिया, डिफेक्टिव मटेरियल रिटर्न। हमने यूज ही नहीं किया तो मटेरियल लिस्ट में आएगा ही नहीं वहां। और क्या घटा देंगे? वेस्टेज हो गया, मटेरियल वेस्टेज, चोरी हो गई, आग लग गया, वो भी आ जाएगा, मटेरियल वेस्टेज। और क्या, कुछ मटेरियल हमने क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया, जितने में बेचा वो नहीं लिखेंगे, एट कास्ट घटाएंगे इसमें से। और क्या, देखो ओपनिंग स्टॉक जुड़ा है तो क्लोजिंग स्टॉक जो हमने बचा लिया वो यूज ही नहीं हुआ, अभी पड़ा हुआ है, वो अपन ने माइनस कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। बस ये आपका आ गया डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड या कंज्यूम्ड। अब इसमें आप डायरेक्ट लेबर, बेटा लेबर को डायरेक्ट वेजेस वेजेस भी बोल सकते हैं, लेबर और वेजेस एक ही बात होती है, डायरेक्ट वेजेस भी बोल सकते हैं इसको अपन, और डायरेक्ट ओवरहेड्स। कॉस्ट शीट में क्या है, खर्चों को ओवरहेड्स बोलते हैं, और फाइनेंशियल अकाउंट में इसको एक्सपेंसेस बोलते हैं, क्योंकि वो रियल होते हैं, ये एस्टिमेटेड होते हैं, वो उत्पादन होने के बाद बेचते हैं उस समय की बात है, और ये वस्तुएं बन रही है तब की बात है। ये एक अनुमानित कॉस्ट शीट अनुमानित होती है, अनुमानित आंकड़ों के आधार पर बनाई जाती है, और जो फाइनेंशियल अकाउंट बनते हैं वो वास्तविक आंकड़ों के आधार पर बनाए जाते हैं। आगे आएगा कॉस्ट शीट के प्रॉफिट का फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट से मिलाने एक अलग ही यूनिट दी हुई है, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना रहेगा, तो वहां और अच्छी समझ में आएगा। अभी आप केवल कॉस्ट शीट की बात करते हैं। ये आ गया प्राइम कास्ट। अब आप सुनो, फैक्ट्री ओवरहेड में क्या आएगा, देखो बड़े डायरेक्ट मटेरियल अगर आया है तो इसमें आ जाएगा, प्राइम कास्ट निकालने में काम आ जाएगा। अगर ये इनडायरेक्ट मटेरियल आ गया इधर आ जाएगा, डायरेक्ट मट लेबर है तो वो प्राइम कास्ट निकालने में काम आ गए, इनडायरेक्ट लेबर है तो फैक्ट्री कास्ट में काम आ जाएगी, डायरेक्ट ओवरहेड तो प्राइम कास्ट में काम आ जाएंगे, इनडायरेक्ट ओवरहेड है तो इधर काम आ जाएंगे। और भी फैक्ट्री से संबंधित सारे खर्चे, जैसे फोरमैन सैलरी, फोरमैन सैलरी कारखाने के अंदर काम करने वाला जो रहता है फोरमैन, उसकी सैलरी, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फोरमैन सैलरी, डेप्रिसिएशन, ये सब कारखाना में चलता है, फैक्ट्री मशीन है तो उसका डेप्रिसिएशन इधर आ जाएगा। और ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, क्या होगा, जुड़ेगा। हमेशा याद रखना, ओपनिंग स्टॉक जुड़ता है, क्लोजिंग स्टॉक घटता है, ये जोड़ना है, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स घटाना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस घट जाएगा। यह आपकी आ गई फैक्ट्री कॉस्ट। बेटा समझ में आया कि नहीं? ये मैंने ऑपरेशन कर दिया, पहले केवल मैंने क्या लिखा था, वर्ष ओवरहेड लिखा था, फैक्ट्री ओवरहेड लिखा था, लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड में इतनी सारी चीजें समावेशित होती है, ठीक है सर। तो कभी आपको जैसे दिया हुआ है कि डेप्रिसिएशन दिया हुआ है तो आप टेंशन में आ जाएंगे, डेप्रिसिएशन में प्राइम कास्ट निकालने में प्रयोग करूं कि फैक्ट्री कास्ट निकालने में प्रयोग करूं, तो जो फैक्ट्री से संबंधित खर्चे वो सब फैक्ट्री कास्ट में आ जाएंगे, फैक्ट्री में माल आने के बाद जो खर्चे हो रहे फैक्ट्री कास्ट में आ जाएंगे। डेप्रिसिएशन देखो, फोरमैन सैलरी देखो, इनडायरेक्ट लेबर देखो, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट ओवरहेड। डायरेक्ट के नाम से आएंगे तो वो प्राइम कास्ट में आ जाएंगे, इनडायरेक्ट के नाम से होंगे तो वो इधर आ जाएंगे। फिर उसमें ऑफिस ओवरहेड जोड़ेंगे तो अपना ऑफिस का बाकी आगे चल अपना कनेक्शन जुड़ जाएगा। इधर दिख नहीं रहा होगा, इधर कर देता हूं मैं आपको।
फैक्ट्री कास्ट आ गई है, इसमें ऑफिस ओवरहेड जोड़ दो। ऑफिस ओवरहेड मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ये इसमें एक तरह से फिक्स खर्च आते हैं जिनका वो चाहे वस्तु बने, कम बने, ज्यादा बने, इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये ऑफिस ओवरहेड्स हो गए। तो ये हो जाएंगे ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर अपन उसमें वही पुरानी रामायण, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ेंगे तो आ जाएगी टोटल कास्ट। प्रॉफिट जोड़ देंगे तो आ जाएगी सेल्स प्राइस। यहां भी ये बेटा ध्यान रखना, सारी जितनी बनाई ये सब बिक गई है तब तो कॉस्ट शीट से प्रॉफिट निकाल लेंगे, और सारी वस्तुएं नहीं बिकी है, कुछ वस्तुओं का क्लोजिंग स्टॉक आखिरी में बच गया है, तो कॉस्ट शीट क्यों यहां तक बना ना। इसके बाद आप क्या चालू कर दोगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। वो कैसे बनेगा, वो जैसे बनता है वैसे ही बनेगा। आप बोले कैसे बनता है, देखो मैं बताता हूं, अभी हाल ही बताया था मैंने, एक बार और भी बता देता हूं। तो आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, यूनिट्स सोल्ड, ये सोल्ड के आधार बनता है। इसमें एक यूनिट का कॉलम लिख देना, एक टोटल अमाउंट का कॉलम बना देना। क्या करोगे, देखो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल का यहां काम आ गया, ओपनिंग जुड़ा, क्लोजिंग घट गया, वर्क इन प्रोग्रेस का फैक्ट्री में काम आ गया, फिनिश गुड्स का कहां आता है, इसमें आ जाता है। देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, उसमें क्या जोड़ देंगे, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, संपूर्ण माल का। एक और क्या जोड़ना है, परचेस ऑफ फिनिश गुड्स, रेडीमेड माल आपने बाजार से खरीद लिया वो भी फिनिश गुड्स। घटाना क्या है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। बस जो आएगा दैट विल बी कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसमें क्या जोड़ेंगे, सेलिंग ओवरहेड्स और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। क्या आ जाएगी, टोटल कास्ट। क्या करेंगे, इसमें प्रॉफिट जोड़ देंगे, क्या आ जाएगी, सेल्स प्राइस। बस बेटा एक ध्यान रखना, एक दो क्वेश्चन में ऐसा भी हुआ है कि जो वर्क इन प्रोग्रेस है, आंख बंद करके फैक्ट्री कास्ट में ही काम आता है, लेकिन कभी कभी एक कंडीशन ऐसी भी आ सकती है कि इसमें आपको प्राइम कास्ट के अंदर लेना पड़ेगा। कब लेना पड़ेगा, जब ऐसा लिखा हो कि वर्क इन प्रोग्रेस इज वैल्यूड एट द प्राइम कास्ट। अगर लिखा गया हो कि वर्क इन प्रोग्रेस का जो वैल्यूएशन है वो प्राइम कास्ट के बेस पर है, तो फिर अपन इसको रॉ मटेरियल मान लेंगे इसको। अगर वो वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यूएशन प्राइम कास्ट के बेस करने का स्पष्ट रूप से इंडिकेशन दिया गया है, प्रश्न के अंदर लिखा हुआ है, तो फिर हम इसको फैक्ट्री कास्ट में नहीं ले जाते हुए प्राइम कास्ट निकालने में ऊपर ही प्रयोग कर लेंगे, जहां मटेरियल का काम हुआ है यहीं पे। मतलब ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल ले लेंगे और ओपनिंग स्टॉक का वर्क इन प्रोग्रेस वैल्यूड एट प्राइम कास्ट, जब ये वर्ड्स लिखे हों तो। अदरवाइज वर्क इन प्रोग्रेस यहाँ आता ही है, कुछ नहीं लिखा हो तो उसका संबंध कारखाने से होता है, लेकिन अगर बोल दे कि नहीं भैया हमारे वर्क इन प्रोग्रेस का संबंध तो प्राइम कास्ट से, तो फिर अपन यहाँ अपनी वाले लगाएंगे, जो सवाल के अंदर लिखा है उसके अनुसार अपन चलेंगे। ठीक है बेटा, तो अभी मैंने आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स बताए हैं। अब जब मैं इसके प्रैक्टिकल सवाल कराऊंगा, इसके प्रैक्टिकल 15 क्वेश्चन 1 to 1 दिए हुए हैं। देखो ML अग्रवाल की बुक से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ये पूरे MP में बहुत अच्छा ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है ना, पेपर भी अधिकतर इसी में सेट होते हैं। तो मैं 15 जो क्वेश्चन 1 to 1 इसके शॉर्ट वाले हैं वो मैं करा देता हूँ, तो आपके लॉन्ग वाले ऑटोमेटिक ही तैयार हो जाएंगे, बेस तैयार हो जाएगा तो वो काम हो जाएगा। तो जय माता दी, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। उस अगले वीडियो में मैं एक एक क्वेश्चन लेके पूरे कराऊंगा, जो आपको थंबनेल में पूरे क्वेश्चन बाहर लिखे हुए दिख जाएंगे, अंदर पूरा उसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो बेटा बस ये रूल ध्यान रखना कि किसी में
पूरा सवाल नहीं दिया रहेगा, कुछ पॉइंट दिए रहेंगे, तो पॉइंट कहाँ सेट करना है, कहाँ पर अपने को फिट करना है, प्राइम कास्ट में आएंगे कि फैक्ट्री कास्ट में आएंगे कि ऑफिस कास्ट में आएंगे कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में आएंगे, कहाँ इसको प्रयोग करना है, वो चीज़ ध्यान रखिए। सबको जय माता दी, जय माता दी।